नमस्कार साथियों, मैं सौरभ मिश्र आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि यूपी टेट एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और आपको क्वालिफाइंग होना बहुत ही ज़रूरी है। आपका क्वालिफाइंग होना इतना ज़रूरी है कि क्वालिफाइंग होंगे तभी आप जूनियर देख पाएंगे, 6 to 8 देख पाएंगे, 9 10 देख पाएंगे। टीजीटी भी अनिवार्य होने जा रहा है, तो इसीलिए हम पीवाईक्यू से शुरू किए हैं। साथ में सीडीपी का अलग से भी क्लास लेकर आ रहे हैं, उसको भी देख लीजिएगा। तो यूपी टेट 2011 के कल क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किए, पूरे 150 क्वेश्चंस को। आज 2013 के पूरे 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम को पास करना है तो सबसे पहले पीवाईक्यू पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। पीवाईक्यू से में सिर्फ क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, क्वेश्चन के थीम, पैटर्न और कहाँ से पूछा जा रहा है, सारी चीज़ें हमको जानकारी मिल जाती हैं। तो इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं बताएंगे, क्वेश्चन साथ साथ व्याख्या बताएंगे, प्लस समझाएंगे अच्छे से, कंटेंट बताएंगे और ट्रिक बताएंगे। तो मोस्टली जितने भी यूट्यूबर होते हैं लेते हैं कंटेंट पीवाईक्यू से, बुक से, ऐसे इधर उधर से लेते हैं। बस अर्थ क्या होता है, टिप टाप करके डिजिटल बोर्ड पे बना देते हैं। तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट कंटेंट लाजवाब है, एग्ज़ाम में आने वाला है, आप पास करेंगे, आपको जब एग्ज़ाम देने जाएंगे खुद समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। एक सीडीपी में आपके जितने यूनिट हैं, यूनिट वाइज जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सब सीक्वेंस है इसमें। तो क्लास को देखिएगा, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा यूपी टेट का कराएंगे, जिम्मेदारी लेते हैं। तो पहला देखते हैं, सीडीपी से शुरू करते हैं। सीडीपी के 30 क्वेश्चन, इसमें सीडीपी रहेगा, इंग्लिश रहेगा। अगर आपने इंग्लिश न लिया हो तो इंग्लिश स्किप कर दीजिएगा। और सीडीपी हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस रहेगा। ठीक है, बता दे रहे हैं। अगर जो आपको मिलता है वो लगाइए, जो नहीं मिलता वो मत लगाइएगा। और एग्जाम को लेकर सीरियस हैं तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। पहला देखते हैं, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। तो वांछनीय मतलब क्रेडिबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो क्रेडिबिलिटी मतलब कहते हैं आप विश्वसनीयता होता नहीं, मापक उपकरण के लिए वैधता होना बहुत ज़रूरी है। क्या? वैधता। तो किसी भी मापक उपकरण अथवा विधि में सर्वप्रथम विशेषता यह होनी चाहिए कि वह उस गुण अथवा गुणों के मापन कर सके जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाना है। ऐसे मापक उपकरण को वैध उपकरण कहा जाता है, उसकी इस विशेषता को वैधता भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे वांछनीय क्या है? वैध है, वैधता। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किस मापन से संबंधित हैं? तो ये आपके अभिवृत्ति से संबंधित हैं। सन 1927 ईस्वी में थर्स्टन ने अभिवृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय के नियम का प्रतिपादन किया, जो अभिवृत्ति मापन का पहला परिष्कृत मापक था। और 1932 में लिकर्ट ने अभिवृत्ति मापन की योग निर्धारण की विधि को विकसित किया। आपसे क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं, योग निर्धारण की विधि किसने दिया? लिकर्ट ने दिया। कब? 1932 में दिया। थर्स्टन ने अभिवृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय दिए। तुलनात्मक किसने दिया? थर्स्टन ने। और योग वाला किसने दिया? आपके लिकर्ट ने दिया। याद रखना जरूरी है। थर्ड नंबर देख लेते हैं, उत्सुकता परीक्षण में से किसका घटक है? तो ये सृजनात्मकता की घटक है, क्रिएटिविटी जिसे बोलते हैं। इंग्लिश भी बोल दे रहे हैं जिससे आपको कोई समस्या ना हो। टेंशन न लीजिएगा, वो सही ढंग से 1 घंटे में पूरा करा देंगे। तो उत्सुकता, आप जानते हैं कुछ काम करते हैं, क्रिएटिविटी होती है। जैसे आपको कुछ काम नया नया करते हैं तो आपके अंदर उत्सुकता होती है। तो क्रिएटिविटी को सृजनात्मकता हिंदी में बोलते हैं और क्यूरियोसिटी को उत्सुकता बोलते हैं। मनोवैज्ञानिक बेरोन ने सृजनशील बालकों की निम्न विशेषताएं बताई है। पहला, जो क्रिएटिव बालक होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है? निर्णय लेने की क्षमता होती है उनमें, बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं, डिसीजन मेकिंग ज़बरदस्त होता है। जटिल समस्याओं में रुचि, और जो अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स रहते हैं उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, एक साथ कई समस्याएं, कई प्रॉब्लम्स को टैकल करने के बारे में सोचते हैं। और मौलिकता से परिपूर्ण होते हैं। उत्सुकता, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्सुकता बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से उत्सुकता सृजनशीलता का मापक एवं परीक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तभी मैंने बता दिया क्या क्या सृजनात्मकता से है। मौलिकता भी है, प्रवाह भी है, उपयोगिता भी है, मितव्यता नहीं है। सृजनात्मकता का तात्पर्य नए विचारों या उत्पाद का उत्पन्न होना होता है। मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता एक अनिवार्य गुण है। मितव्यता सृजनात्मकता का गुण नहीं होता है। ठीक है, तो मैं क्या है, गैगने निम्न से किससे संबंधित? जो गैगने है अधिगम का श्रेणी क्रम संबंधित है। किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणी क्रम। अधिगम यानी लर्निंग होता है, लर्निंग के क्रम दिए थे। तो जो गैगने का संबंध है अधिगम के श्रेणी क्रम से है। गैगने द्वारा लिखित किताब है, किताब का नाम क्या है? पूछ सकता है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये गैगने द्वारा लिखी किताब है। में इन्होंने सीखने के मूल 8 प्रकारों का वर्णन किया है। इन्होंने बताया कैसे कोई बच्चा 8 तरीके से सीखता है। सीखने का क्रम इन्होंने श्रृंखलाबद्ध किया है। इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊपर समाधान और सबसे नीचे सांकेतिक सीखना है। तो इस श्रृंखला की मुख्य विशेषताएं यह है कि सरल से जटिल होता है। तो इन्होंने अपना ये डायग्राम दिया था। पहला संकेत अधिगम,
नीचे से ऊपर देखिए ट्रायंगल में, उद्दीपन, अनुक्रिया अधिनियम, अधिगम श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुभेदन, प्रत्यय, सिद्धांत और लास्ट में समस्या समाधान। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। बुद्धिलब्ध के संबंध में क्या सत्य है। बुद्धिलब्ध यानी IQ के बारे में बता रहे हैं। तो IQ का जो फार्मूला होता है, तो क्या होता है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंध होता है। जो कालानुक्रमिक आयु होता है उसका व्युत्क्रम क्या होता है, बुद्धिलब्ध होता है। इसका फार्मूला भी देख लीजिए। बुद्धिलब्ध था कालानुक्रमिक आयु यानी वास्तविक आयु जिसे बोलते हैं, रियल एज जैसे आपको जितना भी है, परस्पर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मान लीजिए किसी का IQ निकालना हो तो उसका मानसिक आयु अपान यानी हिंदी वाले बटे में अपान कालानुक्रमिक यानी वास्तविक आयु इंटू 100, तो बुद्धिलब्धि इस प्रोपोर्शनल मानसिक आयु, तो 1/, कालानुक्रमिक आयु। तो ऐसे भी कह सकते हैं। परिभाषा भी पूछ लेता है, कभी कभी फार्मूला भी पूछ लेता है, कभी कभी इससे फैक्ट पूछ लेता है। 16 PF का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। तो 16 PF मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी फैक्टर का प्रयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। इस परीक्षण का निर्माण कैटल द्वारा किया गया। इस परीक्षण के अंतर्गत 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है। 16 शील गुण निम्न होते हैं, कभी कभी गुण भी पूछ लेता है। पहला, ईमानदारी कितनी है, सत्यता क्या है, अधिनायकवाद, सत्य एवं अहिंसा, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग कोऑपरेशन, ड्यूटीफुल परोपकार, समय की पाबंदी, व्यवहार, कुशलता, स्किल्स, सामाजिकता, सोशल है कि नहीं, सौम्यता, आत्मविश्वास, प्रभुत्व, उत्साह एवं आत्म गौरव। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया है, तो ये कैटल ने दिया है। तो बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल अर्थात तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कैटल द्वारा दिया गया। कैटल के अनुसार बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला क्या है, तरल बुद्धि, और दूसरा ठोस बुद्धि होता है। ठीक है, 9 नंबर देख लेते हैं। जहाँ जरूरत होगा व्याख्या का वहाँ करेंगे। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का। तो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण आपका उत्तम स्थान है डेवलपमेंट करने के लिए। 10 नंबर देख लेते हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं, तो अभिप्रेरणा का स्रोत क्या है, चालक, प्रेरक, इच्छा, आवश्यकता। तो आवश्यकता, आपने एक लाइन सुना होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। 11 नंबर देख लेते हैं। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। कोई चीज़ अगर अभ्यास करके परिवर्तन होता है उसे सीखना बोलते हैं। जैसे आपने बचपन में लिखना शुरू किया होगा तो आपकी राइटिंग क ख नहीं बना पाते होंगे, फिर धीरे धीरे अभ्यास कर करके क्या किए, आप सीख गए होंगे। 12 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है, स्मृति यानी मेमोरी संबंधित नहीं है। पहचान, धारणा, पुनर्स्मरण, अनुभूति। तो अनुभूति आपका नहीं है। पहचान, धारणा, पुनर्स्मरण मतलब दोबारा से याद करना, सीधा संबंध स्मृति से, जबकि अनुभूत का स्मरण, अनुभूत विशेष परिस्थितियों में होने वाली एक क्रिया है। 13 नंबर देख लेते हैं। तो मैस्लो के अप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, तो मैस्लो के अप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने सिद्धांत हैं उनको याद कर लीजिए, क्योंकि सिद्धांत से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं। तो इनके मैस्लो के प्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। इसने 5 आवश्यकता स्तर को बताया था। तो पहला स्तर क्या था इनके अनुसार, शारीरिक आवश्यकता। दूसरा, सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता। और आत्मानुभूत कई बार पूछ लेता है कौन सा नंबर का है, तो 5वें नंबर का है। 14 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक जो सीनियर टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। सत्ताधारी नेतृत्व, अरे सत्ताधारी थोड़ी नहीं होगा, बच्चों को पढ़ाना है, कोई आताताई थोड़ी नहीं होना है। तो कल ही बताया था आपने प्रजातांत्रिक नेतृत्व, यानी टीचर, प्रजातांत्रिक में क्या होता है, टीचर सेंटर्ड ना होकर के स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, आप जानते हैं। सत्ताधारी में टीचर सेंटर्ड होता है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ये ड्रेवर। तो ड्रेवर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है, ड्रेवर ने कहा था। किसने, ड्रेवर ने। 16 नंबर देख लेते हैं। चेस तथा कार्ड को निम्न से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है। लड़ाई वाले खेल में, लड़ाई कहाँ होता है, इसमें बौद्धिक खेल होता है, जानते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है चेस में और कार्ड में। तो चेस शतरंज होता है, कार्ड जानते हैं, ताश वगैरह भी लोग बोलते हैं। आवृत्ति का संप्रत्यय क्या होता है, तो संज्ञान परक, क्रिया परक, संवेगात्मक, ये सभी। अगर जब आपको मोस्टली क्वेश्चंस नहीं आते जहाँ पे ये सभी रहता है तो हमेशा अक्सर वही होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। जब आपको ना आए तब आप मार सकते हैं। 18 नंबर देख लीजिए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है, सीखने की क्षमता है,
अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो ए या तो बी, ए और बी। तो आपका सीखने की क्षमता भी, अमूर्त चिंतन की योग्यता भी, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो फ्रीमैन ने बुद्धि को विश्लेषित किया था और उनके अनुसार उन्होंने 3 रूपों में परिभाषित किया था: अमूर्त चिंतन के रूप में योग्यता, सीखने की योग्यता और समायोजन करने की योग्यता। 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर क्या है? प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है? तो अधिगम का बोध से संबंधित है। प्रेरणा का जो संबंध उपलब्धि से, अधिगम का वही संबंध किससे? बोध से होता है, नॉलेज से होता है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो इन्होंने व्यक्तित्व के वर्गीकरण का जो आधार दिया था, चिंतन और कल्पना बेस पे दिया था, इमेजिनेशन पे दिया था इन्होंने, ठीक है। और थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व के 3 मुख्य प्रकार हैं: सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व, प्रत्यक्ष विचारक व्यक्तित्व और स्थूल विचारक व्यक्तित्व। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? तो ये जो प्रतीपकारी अवरोध है, ये भूलने का सिद्धांत होता है। इसमें मौलिक रूप से सीखी गई कोई धारणा अन्य वस्तु यानी पर लागू करने में त्रुटि का अनुभव किया जाता है। 22 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं? सिवाय, सब दर्शाएंगे, सिवाय एक इसमें नहीं दर्शाएगा। तो भग्नता के, तनाव के, चिंता के, लेकिन संबंध के, तो ये संबंध के नहीं। भग्नता, तनाव ना सब दिमाग से ही होता है, जानते हैं। चिंता, ये सब चीज़ें, भूल और त्रुटि। 23 नंबर देखते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो जानते हैं एडोलसेंस, किशोरावस्था आपका जो होता है वो संघर्ष, तनाव, तूफान का एक अवस्था होता है। 24 नंबर देख लेते हैं। पावलाव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया था? तो पावलाव ने ये चीज़ें कुत्ते पर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये ध्यान दे लीजिए कि पावलाव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया का सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते पर किया था। इस सिद्धांत में उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित होना दिखाया गया है। अर्थात अनुबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य एक क्या होता है? एक साहचर्य स्थापित होता है, ठीक है, संबंध स्थापित होता है। सीखने के वक्र क्या होते हैं? सीखने की प्रगति के सूचक हैं। डायरेक्ट इसमें और कुछ पढ़ना नहीं है। 26 नंबर देख लेते हैं। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु, सिर्फ विषय वस्तु ध्यान नहीं रखना चाहिए। विद्यार्थियों की आयु से क्या लेना देना है? सभी को पढ़ाना है। विद्यार्थियों को पारिवारिक प्रश्न, गरीब अमीर सभी को पढ़ाना है। व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि हर बच्चे क्या होते हैं, हर शिक्षक को छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता, कोई तेज, कोई सरल, ज़्यादा कमजोर, कोई कैसे होता है, तो सब भिन्नता को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना सबको साथ ही चाहिए। कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें गतिशीलता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहा जाता है। 28 नंबर देख लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और किसमें घनिष्ठ संबंध है? तो समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। 29 नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर क्या है? निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो ये देने वाला क्या है? सृजनशीलतावाद। क्या है? सृजनशीलतावाद। 30 नंबर देखते हैं। CDP का 2013 का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिश्रित विधि भी है, विचार साहचर्य विधि भी है। तो मिश्रित विधि एवं विचार साहचर्य विधि दोनों स्मरण की मुख्य विधियां हैं। मिश्रित विधि में पहले पूरे पाठ को प्रारंभ से अंत तक पढ़ा जाता है, फिर उसे खंडों में बांटकर अलग अलग तरीके से उनको क्या किया जाता है? लर्न किया जाता है, जिससे पूरे पाठ को प्रारंभ से लेकर यानी शुरू से लेकर के एंड तक पढ़ा जाता है। विचार साहचर्य विधि क्या होता है? इसमें क्या होता है? स्मरण की जाने वाली बातों का ज्ञान, मतलब बातों से संबंध स्थापित कर लिया जाता है। तो ये CDP था। बाकी हिंदी देखते हैं, हिंदी क्या आया था, तो हिंदी भी देख लेते हैं। चंदायन के रचयिता हैं, तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। किसकी है? मुल्ला दाऊद। चंदायन 1379 ईस्वी की रचना मुल्ला दाऊद ने की। मुल्ला दाऊद 1379 ईस्वी की। तो चंदायन कब रचना हुआ था? 1379 मुल्ला दाऊद ने किया था। यह सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ माना था इस चंदायन को। और मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत था। मलिक मोहम्मद जैसी ने क्या किया? पद्मावत की रचना किया। और कुतुबन ने क्या किया? मृगावती और मंझन ने मधुमालती की रचना किया। ठीक है। 32 नंबर देख लेते हैं। द्विवेदी युग नामकरण किया है। द्विवेदी युग किसने नामकरण किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। तो द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 घंटे के अंदर हमारा टारगेट है पूरे 150 क्वेश्चन को करना। तो स्पीड थोड़ी कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा लगे तो कम कर लीजिएगा, कम लगे तो रिवीजन के लिए आप ज़्यादा कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा, आपका पूरा 150 क्वेश्चन से रिवीजन हो जाएगा और
काफ़ी आपका तैयारी क्या हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी। तो छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ती है, अगर जयशंकर प्रसाद रहें तो उनको मारना है, उनका जो झरना है 1918 में, तो यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। इनकी रचना उच्छ्वास है। तो जयशंकर प्रसाद की झरना 1918 को माना जाता है छायावाद की प्रथम रचना। अगर वो नहीं है तो छायावाद की प्रथम प्रयोग, इसी को प्रयोगशाला कहा जाता है प्रथम। और पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास 1920 है, और अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था तो तार सप्तक। आप जानते हैं प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक और तृतीय तार सप्तक ऐसे आई हुई हैं। तो 1943 में अज्ञे के नेतृत्व में लीडरशिप में एक पत्रिका प्रकाशित हुई, जिसमें 7 कवियों को एक ढंग की रचनाओं के कारण एक सूत्र में पिरोया गया, जिसे तार सप्तक नाम दिया गया। तार सप्तक के कवियों में अज्ञेय थे, गिरिजा कुमार माथुर थे, भारत भूषण अग्रवाल थे, मुक्तिबोध थे, प्रभाकर माचवे, नेमित चंद्र जैन और रामविलास शर्मा थे। चलिए 35 नंबर देख लेते हैं। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो ये आपके मोहनदास नेमिषराय की है। किसकी है? अपने अपने पिंजरे 1995 में लिखा गया था, 2 भाग में लिखा गया था। मोहनदास नेमिषराय की आत्मकथा है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है। ठीक है। तो इदन्नमम रचना किसकी है? इदन्नमम मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। किसकी? मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। तो जो इदन्नमम है मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यासों में स्मृत दर्श है, बेतवा बहती रही, चाक, झुलनाहट और आलमा कबूतर, ये सारे इनके अन्य उपन्यास हैं। 37 नंबर देख लेते हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो बालकृष्ण भट्ट का है 100 अजान और एक सुजान। तो 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अगर इनके अन्य उपन्यास के बारे में बात किया जाए तो नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा, ये जो कि अपूर्ण है, पूरा नहीं कर पाए थे। धूर्त रसिक लाल, मेहता लज्जा राम शर्मा का उपन्यास है। निस्सहाय हिंदू राधाकृष्ण दास का है। और श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। तो गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई, बहुत कम चरित्रों के शामिल करने से नहीं, ऐसा नहीं है। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से, तो यही ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। और गोदान 1936 में मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। 39 नंबर देख लेते हैं। 39 नंबर क्या है? कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो रामचंद्रिका। केशवदास की रामचंद्रिका जो कि 1601 में लिखी गई थी, अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों में भटक गई। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश, यानी प्रकाश को अध्याय भी बोलते हैं, अध्याय हैं, राम के चरित्र पर आधारित है। हाँ, चलिए 40 नंबर देख लेते हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा रस निष्पत्ति है, सूत्र किसका है? यानी विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, संस्कृत का अर्थ है ये सूत्र किसने दिया था? तो ये भरत मुनि ने दिया था। आचार्य भरत मुनि ने निष्पत्ति का सर्वप्रथम व्याख्या किया था। ठीक है। चलिए 41 नंबर देख लेते हैं। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना बिल्कुल जरूरी है। हिंदी साहित्य का ज्ञान होना तभी अच्छा है। शुद्ध उच्चारण करना, ये भी सही कराना, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर देख लेते हैं। 42 नंबर क्या है? नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो कथा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। तो कक्षा अभिनय प्रणाली उपयुक्त विधि है सर्वाधिक। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा रचना वाले पूछे गए हैं। कोई क्वेश्चंस मैं अपने से नहीं करा रहा हूँ, ये 2013 में आए हुए हैं, उन्हीं को करा रहा हूँ। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इसमें से कौन से हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी को लोक मंगल का कवि और किसने कहा था ये चीज़? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। 44 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। दंतव्य मतलब जिनका उच्चारण क्या है? दांतों से हो, जिह्वा के ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है, दंतव्य वर्ण बोलते हैं। तो त है। तो जो त वर्ण के वर्ग होते हैं, जो त वर्ग के वर्ण होते हैं, त थ द ध न स और स भी होता है, ये सभी क्या होते हैं? दंत वर्ण होते हैं। और क ख ग घ अंग ये कंठ होते हैं। और च छ ज झ इ ताल होते हैं। और ट ठ ड ढ अड़ मूर्धन्य होते हैं, त वाला दंत होता है। और प वर्ग प फ ब भ म ओठ से होते हैं। और य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और स ख स ह उसमें व्यंजन होते हैं, वो भी आपका ओठ से होता है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के भाषा के शब्द होते हैं और जो कहते हैं हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं। तो दुग्ध क्या है आपका? तत्सम है। इसका शुद्ध तद्भव क्या होता है? शुद्ध कह रहे हैं।
तद्भव क्या होता है? दूध होता है। ऊट का तत्सम उष्ट्र होता है, काठ का काष्ठ होता है, काम का कार्य होगा। ठीक है। 46 नंबर देख लेते हैं। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाले शब्द हैं। तो पहले क्या है? वक्त, वक्र, वरक, वर्ग। तो जो पहले है वक्त आपका हिंदी भाषा में पहले आता है। कैसे पहले आता है? क्योंकि जो वक्त होता है वह ह्रस्व क, ह्रस्व मतलब आधा क, हलन जहाँ लगा है, और त से बना है। वर्ग क्या है? रस और क से मिला है। फिर कहोगे सर इसमें क के बाद र आ रहा है, त थ द ध न य र ल व, तो त से र से पहले त आता है ना, तो इस वजह से वक्र इसके बाद आएगा। ठीक है। तो वर्ग व र ग हो गया। तो मोक्ष की इच्छा करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। मुमुक्षु ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिएगा। ठीक है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या होता है? मुमुक्षु होता है। 48 नंबर देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में अम किस वर्ण से पहले आता है? तो मोस्टली लोग क्या कहेंगे? आ ए ओ ए ओ अंक ह कर देते हैं, तो कहेंगे अह के पहले। मोस्टली लोग यही मारेंगे, मोस्टली लोग। लेकिन अह के पहले नहीं आता है, अंक अवर्ण से पहले आता है। किससे पहले आता है? अवर्ण से पहले आता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये वाले में मैंने पढ़ाया भी था। उपकार को मानने वाला क्या होता है? जो उपकार को मानता है, उपकार को न मानने वाला। तो जो न मानता हो कृतज्ञ होता है, और जो मानता हो कृतज्ञ होता है। तो यहाँ पे न मानने वाला, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ताजमहल ब्लैंक ब्लैंक का अद्भुत नमूना है। रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी? तो ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। 51 नंबर देख लेते हैं। ब्लैंक ब्लैंक व्यक्ति को किम कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। क्या किम कर्तव्य? दुविधा, सुविधा, अविधा, विविधा। तो दुविधा व्यक्ति को किम कर्तव्य विमूढ़, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए, इस वजह से। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? देखिए उपसर्ग प्रत्यय पिछली बार क्लास में मैंने समझा दिया था अच्छे से। तो लेख प्लस अक, यानी अक प्रत्यय लगा है। उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, कल बढ़िया समझाया था। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? सोद्देश्यता, उपयुक्तता, क्रमबद्धता, अशुद्धता। अशुद्धता गुण नहीं है। अशुद्धता होगा तो ये अशुद्धता नहीं, शुद्धता होता है गुण। ये तो दोष है अशुद्धता। 54 नंबर देख लेते हैं। 54 क्या है? अन्य से अनन्या किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रभा खेतान की है। प्रभा खेतान की आत्मकथा है। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा कस्तूरी कुंडल वसे तथा गुड़िया भीतर गुड़िया है। अलंकार पूछा है। फूले का सकल मई छाई, जनु वर्षा ऋत प्रकट बुढ़ाई। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अब देखिए हमें तो क्या, हम जनु देख गए ना, तो हम मार देंगे उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या होता है आपको अलंकार की परिभाषा भी बता दे रहे हैं। तो उत्प्रेक्षा में मनु, मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ई वो शब्द लगे रहते हैं। तो जन लगा क्या हो गया? उत्प्रेक्षा हो गया। ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावनाएं कल्पना की जाती है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इस अलंकार में मनु, मनो, मानो, जन, जनो, जानो, ई इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। तो जन लगा था, इस वजह से उत्प्रेक्षा हो गया। तो ऑप्शन बी हो गया। 56 देखते हैं। अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी, परत जिये चितवत एक बार। किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियाँ हैं? ये रसलीन द्वारा है। इसमें देखिए आपको रटना पड़ेगा, इसमें कुछ इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो रीतकालीन कवि रसलीन की ये पंक्तियाँ हैं। रसलीन रीतकाल में रीतबद्ध धारा के विशिष्टांग निरूपक आचार्य हैं। अब रीतकाल में 3 तरीके के थे, रीतबद्ध थे, रीतमुक्त थे, रीत सिद्ध थे। 3 पार्ट में बांटा गया थे, रीतबद्ध से हैं। इनकी कृति हैं अंगदर्पण, रस प्रबोध। चलिए 57 नंबर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे होंगे। आवारा मसीहा जीवनी में किसके जीवन चरित्र है? तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की रचना है। अब किसके जीवन पर लिखा गया है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन का वर्णन किया गया है। और ये कब रचना लिखा गया था? तो 1974 में, ये ध्यान रखिएगा। 58 नंबर देखते हैं। पिता कहानी के लेखक कौन है? तो ज्ञान रंजन है। पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन है। इनकी अन्य कहानियां हैं, उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। फेंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं, और सपना नहीं उदय प्रकाश की कहानी है। ठीक है। उदय प्रकाश, ये सपना नहीं, उदय प्रकाश की कहानी है क्या क्या? ये सपना नहीं किसका है? इनका। ठीक है, ज्ञान रंजन का। उदय प्रकाश की कहानी कौन कौन सी है? तिरछी है, मोहनदास है, पाल मोगरा है, पाल मोगरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, उत्सव। और प्रियमदा की कहानी कौन कौन सी है? वापसी। शेखर जोशी की कहानी क्या है? कोसी का घटवार। 59 नंबर देखते हैं। हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। हिंदी नए चाल में ढली कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है।
भारतीय ने राजा शिवशाह सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा के मध्य का मार्ग निकाला और अपनी कालचक्र नामक पुस्तिका में कहा कि हिंदी नए चाल में ढली। 60 नंबर देखते हैं, यानी हिंदी 2013 का ही। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये भगवती चरण वर्मा की पंक्तियाँ हैं। देखिए 2013 वाला जो था हिंदी टफ था, एक तरीके से ज़्यादातर रचनाएँ पूछ ली थी। अब चलिए इंग्लिश देखते हैं। बहुत से लोग संस्कृत लिए होंगे या कोई उर्दू लिया होगा, बट हम यहाँ पे इंग्लिश कराएंगे। अगर आपका इंग्लिश ना हो तो वीडियो बढ़ा लीजिएगा 10 मिनट, तब आपका सोशल साइंस शुरू हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब विलोम पहचानना है। विलोम आपको जानते हैं, विलोम, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाए तो बढ़िया समझाएंगे। इंग्लिश आपका नहीं आता होगा लेकिन फिर भी आसान बना देंगे। तो डेब्टर, डेब्ट मतलब क्या होता है? कर्जा होता है। डेब्टर कौन होता है? जो किसी को कर्जा देता है। तो किसको देता है? तो क्रेडिटर को देता है। तो डेब्टर का अपोजिट क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। कितने आसान सी भाषा में आप समझ गए, ठीक है। एंटोनिम्स मतलब विलोम। चलिए 62 नंबर देख लेते हैं। 62 नंबर क्या है? फ्रॉम वर्ब फ्रॉम द नाउन गिवन वैल्यू। डिपेंडेंस, डिपेंडेंस क्या होता है? डिपेंडेंट क्या कह रहा है? नाउन फ्रॉम वर्ब, फ्रॉम वर्ब, वर्ब बनाना है, नाउन से बनाना है। तो डिपेंड क्या होता है? आपका वर्ब होता है। और नाउन इसका क्या होता है? डिपेंडेंस होता है। डिपेंड मतलब जानते हैं आश्रित रहना, तो डिपेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग आपका जिरंड है, जानते ही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 नंबर देख लेते हैं। इंडियन वीवर्स इज ए पोएम रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए इसमें भी रचना पूछ लिया था, क्या करेंगे, ऐसे पूछ लिया था। 13 वाला एक तरीके से टफ था। तो ये सरोजनी नायडू की रचना है। इंडियन वीवर्स इज ए पोएम ऑफ सरोजनी नायडू, और पब्लिश कब हुआ था? 1971 में, और 22 ईयर्स आफ्टर हर डेथ। उनके मृत्यु के 22 साल बाद ये पब्लिश हुआ था 1971 में। आप 64 से लेकर 65 तक क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनके मीनिंग को बताने हैं। तो टू मेक मोर रैपिड इन स्पीड, इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने वाक्यांश में एक शब्द पढ़ते हैं तो ऐसे उसी तरीके से, ठीक है ना। तो एक्सीलरेट होता है, बाइक आप चलाते हैं, एक्सीलरेट देते हैं जो कि स्पीड को बढ़ाता है, तेज़ी लाता है। एक्सीलरेट मीन्स स्पीड अप, जो कि तेज़ी करता है, ठीक है, त्वरण उत्पन्न करता है। फिजिक्स वाले होंगे, त्वरण पढ़ा होगा, एक्सीलरेशन। मेंटल वेरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है? एन्यूई होता है। एन्यूई मीन्स क्या होता है? बोर्डम और मेंटल वेयरनेस, यदि आप दिमागी रूप से थक जाते हैं, एन्यूई बोलते हैं उसे। फाइंड आउट द ग्रामेटिकल रॉन्ग सेंटेंस। ग्रामेटिकल रॉन्ग सेंटेंस पहचानना है आपको, ये कौन सा है? ही फील्स बैड अबाउट द डिफीट, ऑल द बॉय स्काउट्स वेयर हाफ पैंट्स, ही होप्स टू सिक्योर गुड मार्क्स, गावस्कर इज द ब्रेडमैन ऑफ इंडिया। देखिए जो प्रॉपर नाउन होता है इसमें डिटरमाइनर की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे इस वजह से द की ज़रूरत नहीं होगी। तो गावस्कर इज ब्रेडमैन ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा। हाँ 67 नंबर देख लेते हैं, क्या है? सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग। आई प्रेफर चौसर। चौसर आप जानते हैं पोइट्री के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ पोइट्री कहे जाते हैं। ब्लैंक ब्लैंक स्पेंसर इन रीडिंग इंग्लिश पोइट्री। अगर मैं चौसर से ज़्यादा स्पेंसर, आई प्रेफर चौसर टू स्पेंसर, यानी चौसर प्रेफर मतलब क्या होता है? मोस्टली फॉलोड टू, तो प्रेफर के साथ लोग दैन लगा देंगे, भाई चौसर के तुलना में स्पेंसर की तुलना में चौसर को प्रेफर करते हैं, लेकिन नहीं, प्रेफर के साथ हमेशा क्या लगता है? टू लगता है। सो आई प्रेफर चौसर टू स्पेंसर, इस वजह से ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 नंबर देख लेते हैं, 68 नंबर। फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। लेट मी पुट माई साइन हियर, यही भी गलत हो गया, डायरेक्ट कुछ देखने की जरूरत नहीं है। साइन शुड बी रिप्लेस सिग्नेचर होना चाहिए, लेट मी पुट माई सिग्नेचर हियर। बाकी सारी चीज़ें आपकी सही है। द कैटल, कैटल हमेशा प्लूरल होता है, जानते हैं। एग्जामाइन द बुक क्लोजली, ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ एंड नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक, ये सारी चीज़ें आपकी सही हैं। 69 देख लेते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। यहाँ पे सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची, आपको बताना है। तो ट्रीजन, ट्रीजन क्या होता है? ट्रीजन मतलब क्या होता है? ट्रीचरी होता है या डिसलॉयली होता है। तो डिसलॉयली मतलब डिसलॉयल्टी कह सकते हैं, जो कि लॉयल्टी ना हो, उसे ट्रीजन भी बोलते हैं। 70 नंबर देख लेते हैं। फॉलोइंग सेंटेंस मतलब व्हाट डज द फॉलोइंग सेंटेंस मीन? पंडित जवाहरलाल नेहरू लव टू बी अप विद द लार्क, तो नेहरू जी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब क्या हो गया? वो
अब ये जो है लव टू बी अब विद द लार्क, इसका मतलब क्या होता है? नेहरू जी वोक अप इन अर्ली मॉर्निंग, वो सुबह सुबह तड़के तड़के उठना पसंद करते हैं। फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब आपने पढ़ा होगा, फ्रेज भी पढ़ा होगा। सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कैजुअल का आपका फ्रेजल क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है, तो कोक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोक्स। कैजुअल मीन्स क्या होता है? अर्ज आर कोक्स होता है। 72 देख लेते हैं। विच इज़ नॉट ए क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग क्या है? लेजिबिलिटी होता है, डिस्टिंगिवनेस होता है, स्पेसिंग होता है, लेकिन एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर, ये गलत है, ये इसका क्वालिटी नहीं है, इसका डिमेरिट्स है। ठीक है। 73 देख लेते हैं। रिमेडिकल टीचिंग इन्वॉल्व्स, तो क्या करता है? टीचिंग एंड टेस्टिंग, डायरेक्ट मिल गया। ये रिमेडिकल जो होता है, रिमेडियल होता है, रेमेडायल होता है, मैंने गलत पढ़ दिया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मेडिकल गर्मी में पढ़ रहे ना, कूलर वगैरह बंद करना पड़ा है। तो क्या होता है? जो रेमेडायल होता है, ये टीचिंग इन्वॉल्व करता है टीचिंग एंड टेस्टिंग को। रेमेडायल टीचिंग इन्वॉल्व करता है टीचिंग एंड टेस्टिंग को, जिससे कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट हो। 74 नंबर देख लेते हैं, 74 नंबर। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वाज प्रपोज्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट ऑन 4 अगस्त 2009। व्हेन डिड दिस लॉ कम इनटू इफेक्ट इन इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कब लागू हुआ था, प्रवर्तन जिसे आप बोलते हैं? तो 1 अप्रैल 2010 से। अब तो पूरे भारत में लागू है 370 हटने के बाद। हाँ देखिए, जो लोग क्या कह रहा है, व्हाट इज़ रोट लर्निंग। वैसे देखा जाए तो 13 का पेपर है, बट इसमें CDP और पेडागाजी नहीं पूछा जाता, लेकिन एक पूछ लिया गया है, व्हाट इज़ रोट लर्निंग। रोट लर्निंग क्या होता है? तो मैकेनिकल और हैबिचुअल लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। तो लर्निंग ग्रेट जील एंड इंथ्यूजिज्म, लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट। मैकेनिकल एंड आर हैबिचुअल लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली, उसे रोट लर्निंग बोलते हैं। रट्टाफिकेशन आपने देखा होगा, सुना होगा कि रट्टाफिकेशन, रट रट के याद करना। चलिए 76 नंबर देख लेते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। फेबियन पॉलिसी, फेबियन पॉलिसी का मतलब क्या होता है? इस फ्रेज का मीनिंग, इस फ्रेज का मीनिंग होता है पॉलिसी ऑफ यूजिंग ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, जो धीरे धीरे रिफॉर्म्स होता है उसे फेबियन पॉलिसी बोलते हैं। ये फॉलोड किया गया था, ब्रिटिश सोशलिस्ट थे उनके द्वारा 1884 में इसको फॉलोड किया गया था, यानी इसको लागू किया गया था, इसकी बात वकालत की गई थी इसकी। व्हाट इज़ नाउन ऑफ द वर्ड पेडागॉजिक। पेडागॉजिक का वर्ब क्या होता है? तो पेडागॉज होता है। तो आपका क्या होता है? व्हाट इज़ द नाउन ऑफ वर्ड, वर्ब ये है पेडागॉजिक, और इसका नाउन क्या होता है? ये होता है। ठीक है, पेडागॉज होता है। हाँ, चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। व्हाट इज़ द बीटर ट्रूथ ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो हाई क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग, कहाँ हाई क्वालिटी मिल रहा है? एम्फेसाइज ऑन मेमोराइजेशन एंड, तो क्या हो रहा है? थोड़ी तारीफ करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल आर इक्वली गुड, तो तारीफ कर दी है, ये आंसर हो गया। स्टेट वाले में मोस्टली तारीफ करना पड़ता है। नेम द पोएट ऑफ द पोएम द सोलिटरी रीपर। तो इसके पोएट कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। ऐसे में देखिए फंस जाते हैं जिन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ा हुआ है, इनका सब्जेक्ट बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं रहा है, लिटरेचर नहीं रहा है, वो ये नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको रटने पड़ेंगे। द सोलिटरी रीपर इज़ ए बलाड है, बलाड फार्म होता है। ठीक है, जैसे आपने आपने पढ़ा होगा, आप उसमें काव्य में पढ़ते नहीं है ना, हिंदी वाले में आत्मकथा है, सारी चीज़ें विलियम वर्ड्सवर्थ का है। 80 नंबर देखते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स आर रॉन्गली स्पेल्ड इन द सेंटेंस बिलो। कितने गलत वर्ड लिखे हैं? द नर्स रैप्ड ए बैंडेज राउंड हिज हेड। तो पहला तो रैप्ड ही गलत लिखा है, डबल पी होना चाहिए। दूसरा आपका क्या है? बैंडेज गलत लिखा है, बाकी सारी चीज़ें चाहिए सही हैं, तो 2 गलतियाँ हैं। कितनी गलतियाँ हैं? 2 गलतियाँ हैं। 81 नंबर देखते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। यू आर प्रोबेबली स्लीपी बिकॉज यू, आप सोने मतलब स्लीपी लग रहे हैं, क्यों? यू आर यार्निंग ए लॉट, क्योंकि आप जंघाई भर रहे हैं। वेंट तो होगा ही नहीं, गए थे। ये भी यू एट टू मच, इससे कोई मतलब नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 82 नंबर देख लेते। देखिए ये भी लिटरेचर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। किंग लियर वाज रिटन बाय। तो किंग लियर किससे लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर के 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हैमलेट पूछ सकता है, मैकबेथ पूछ सकता है, किंग लियर पूछ सकता है, ओथेलो। ये चारों क्या हैं? ग्रेट ट्रेजेडी हैं। तो किंग लियर किसका है? ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर का है। 83 नंबर देख लेते हैं।
आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। माई फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। तो इसमें क्या करना है हमें, रिपोर्टेड मतलब एक तरीके से आपको रिपोर्टेड कहिए या तो कहिए आपको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज खड़े तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है ये नहीं, रिक्वेस्टेड की बात ही नहीं है। माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई मस्ट एक्सेप्ट द गिफ्ट, मस्ट है तो मुझे मतलब इंसिस्ट कर रहा है, अवश्य लेना चाहिए, ठीक है। 84 नंबर देख लेते हैं। वर्ब ऑफ एल्टरनेशन, एल्टरनेशन का वर्ब क्या होता है, एल्टरनेट होता है। एल्टरनेट क्या होता है, वर्ब होता है। एल्टरनेशन क्या है आपका, नाउन है। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब बहुत पूछे जाएंगे आपसे। सर्टेन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन अंडरलाइंड एंड मार्क्ड, सिलेक्ट द पार्ट कंटेनिंग एन एरर, जिसमें गलती है उसको बताइए। दिस इज नॉट, ये सही दिख रहा है। द फर्स्ट टाइम, ये भी सही दिख रहा है। आई एम हियरिंग ऑफ योर इन सबऑर्डिनेशन, तो आई एम हियरिंग नहीं होगा यहाँ पे, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। आई हियर, क्या है इसमें, आई एम हियरिंग, तो आई हियर ऑफ होना चाहिए, ठीक है ना, आई हियर ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है आपका शी, ये पहले दिया गया है, ठीक है ना, तो सी हो जाएगा इधर। 86 नंबर देख लेते हैं, क्या कह रहा है। इन द गिवन टू सेंटेंस सिलेक्ट फ्रॉम द आंसर चॉइस द वर्ड विच हैज़ द सेम मीनिंग एंड कैन बी यूज्ड इन द सेम कंटेक्स्ट द अंडरलाइन पार्ट्स, मतलब सेम मीनिंग हो और उसी कंटेक्स्ट में इसको यूज भी कर सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टेबलाइज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी। द लिटिल गर्ल कुड नॉट ट्विस्ट द कैप ऑफ द बॉटल, तो क्रॉक, लूजन, ब्रेक, टर्न, तो यहाँ पे ब्रेक जो है सेम मीनिंग देगा। ऐसे द ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टेबलाइज्ड एट द ब्रेक ऑफ दिस सेंचुरी, द लिटिल गर्ल कुड नॉट ब्रेक द कैप ऑफ द बॉटल्स, तो दोनों सेम मीनिंग दोनों में दे रहे हैं। तो द वर्ड क्या है जो ब्रेक है आपका, कैन बी यूज्ड प्लेस ऑफ बिगिनिंग फर्स्ट सेंटेंस और ट्विस्ट इन द सेकंड, मतलब बिगिनिंग और ट्विस्ट के स्थान पे ब्रेक को यूज कर सकते हो, सेम मीनिंग देगा। चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एट 6 and 7, तो इसका मतलब क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आप वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते हैं तो मतलब क्या होता है, स्कैटर्ड। तो एट 6 and 7 मीन्स क्या होता है, स्टेट टोटल कन्फ्यूजन और स्कैटर्ड, जिसमें टोटल कन्फ्यूजन होती है, एक ऐसी अवस्था। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल वर्ड गिवन बिलो। मच दैट वाज ब्लैंक ब्लैंक इन एंशियंट इंडियन कल्चर हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड, तो ऑप्शन देख लेते हैं। यूजलेस, प्रीविलेंट, तो यहाँ पे प्रीवेलेंट हो जाएगा, प्रीवेलेंट वुड बी यूज्ड इन द ब्लैंक, ठीक है। 89 नंबर देख लेते हैं। 89 नंबर क्या है, लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबाउट टर्न अवे, ये तो इंग्लिश लिटरेचर वाले हवा में उड़ा देंगे इसे देखते हुए, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें दिक्कत है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है। स्काई लार्क, ये सारी चीज़ें वो आराम से कर लेंगे। तो जो टर्न अवे है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बलाड है, और पोइट्री कलेक्शन जो 1798 में लिरिकल बलाड आया था उसके कलेक्शन में इसको पोएम को रखा गया है। पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड क्या है, माइक्रोस्कोप सही है, ओपाक भी सही है, मोनार्की भी सही है, लेकिन जो मोज़ाइक है सही नहीं है, ये आपका MOSAIC होता है, ठीक है। संस्कृत देखिए, संस्कृत हम नहीं बताएंगे क्योंकि संस्कृत लंबा हो जाएगा, इंग्लिश बस कर रहे हैं, तो संस्कृत तो इसमें हम नहीं बताएंगे क्योंकि संस्कृत पता नहीं लोगों का होगा कि नहीं होगा, इस वजह से संस्कृत के अलावा हम चल दे रहे हैं आपके GS पे चल दे रहे हैं, सोशल साइंस पे, ठीक है। अगर किसी का संस्कृत हो तो बताइएगा, संस्कृत अलग से बता देंगे, आप लोग बताइएगा। चलिए सामाजिक विज्ञान को देखते हैं, वो सामाजिक विज्ञान का कह रहा है, सामाजिक अध्ययन को देखते हैं, सामाजिक विज्ञान भी देखा सकते हैं, सोशल साइंस, ठीक है। 91 नंबर से शुरू करते हैं। ऑप्शनल कोई इंग्लिश लेता है, कोई संस्कृत लेता है, कोई उर्दू लेता है, तो हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, संस्कृत की डिमांड होगी तो पढ़ा देंगे। वर्तमान में अंकोर वाट स्थित है, अंकोर वाट कहाँ पे है, तो कंबोडिया में है, कंपूचिया कंबोडिया में है। अंकोर वाट मंदिर कंपूचिया कंबोडिया में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में खमेर शासक सूर्यवर्मन सेकंड ने करवाया था। अभी कंबोडिया को हाल ही में किस में शामिल किया गया है, आप कमेंट करके बताइएगा, करंट अफेयर का सवाल है। भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया, राठौर, गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, पाल, तो गुर्जर प्रतिहार, पहले हर्षवर्धन का शासन था, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, कहाँ पे है, तो ये तंजौर में है। बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना 1010 ईस्वी में चोल शासक राज प्रथम द्वारा तंजौर यानी तमिलनाडु में कराया गया। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, तंजौर का मंदिर राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 94 नंबर देखते हैं। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है,
तो ये फिरदौसी के द्वारा लिखी गई। शाहनामा पुस्तक की रचना महमूद गजनवी का दरबारी लेखक था फिरदौसी। ऐसे पूछ सकता है फिरदौसी किसका दरबारी लेखक था। तो कौन सा सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ये तो हमें यही मिल गया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या है? स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी वाला दिया था। डलहौजी का सहायक नहीं था, या तो हड़प की नीति था। सत्यप्रताकांत बेंटिक ने किया था। ये सारी चीज़ें गलत हैं, आगे पीछे हो गई हैं, ठीक है ना। ठीक है, और चलिए आगे देख लेते हैं सारे के आंसर को। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त जमींदारी या इस्तमरारी व्यवस्था 22 मार्च 1793 को किया था। विलियम बेंटिक ने सत्यप्रताकांत 14 दिसंबर 1829 को किया था। लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड डलहौजी विलय नीति 1848 से 56 तक किया था, जिसमें सतारा, जैतपुर और क्या नाम है, बाल बघाट और उदयपुर, झांसी, इन सबको लिया था। ट्रिक है सजस बुझाना। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लिया लागू किया था 1798 में। इतने क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से इतने भी आंसर या फैक्ट बन सकते हैं। तो मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो कौन था? अन्वेषक, वैज्ञानिक, लेखक। तो अन्वेषक था। मार्को पोलो वेनिस यानी इटली का यात्री था, जो 13वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत आया था। 97 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। तो बंगाल गजट को भारत का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है, और जिसे 1818 ईस्वी में जेम्स सिक्की ने प्रकाशित किया था। बंगाल गजट अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र है। 98 नंबर देख लेते हैं। प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था, तो ये आपका लंदन में हुआ था। विश्व में प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण लंदन में हुआ था। इस भूमिगत रेलवे सेवा का प्रारंभ 10 जनवरी 1863 में किया गया। यह रेल भाप इंजन से चलती है। अब तो हमारे यहाँ मेट्रो बाद में आई। अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया, तो कब गिराया था? तो हिरोशिमा में 6 अगस्त को गिराया था, नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को गिराया था। ठीक है, 100 नंबर देख लेते हैं। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना 1962 में की गई थी। 17 नवंबर 1962 में किया गया था। भारत चीन युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको किया था। 101 नंबर देख लेते हैं। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ILO, WHO, यूनिसेफ, FO। तो यूनिसेफ जो है ये तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, स्वास्थ्य वाला है। और जो यूनिसेफ है आपका किससे है? अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष से है। यूनिसेफ UNO की एक विशिष्ट संस्था है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य पूरे के पूरे विश्व में, अगर विशेषकर की बात किया जाए तो अनडेवलप्ड जो कंट्री हैं, मतलब अविकसित देशों के बालकों का विकास एवं संरक्षण प्रदान करना है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। इससे इतने सारे फैक्ट हैं, देख लीजिए। अगर डायरेक्ट यही नहीं आया तो इससे फैक्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं। कौन सा देश? दक्षेश को दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन बोलते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इंग्लिश में इसे सार्क बोलते हैं। सार्क का सदस्य नहीं है। अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव, भूटान। तो जो आपका म्यांमार है ये आपका संगठन नहीं है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउल रहमान के प्रयासों से किया गया था। स्थापना के समय सार्क यानी दक्षेश में 7 देश थे, लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो 8 हैं। पहला कौन है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान। बचपन में MBA किया आपने, खूब पढ़ा होगा। तो पड़ोसी देश में बचपन में MBA किया, पढ़ा होगा। तो यहाँ पे बस 6 गायब कर दीजिएगा, चीन नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। म्यांमार मत मार दीजिएगा, लोग मोस्टली म्यांमार ही मार देते हैं। मालदीव है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो लंबी नदी आपकी इसमें गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। अगर गंगा होता तो गंगा होती, गंगा नहीं है तो उसके बाद क्या है? गोदावरी इसमें ऑप्शन हो जाएगा। गोदावरी 1465 किलोमीटर है, और गंगा 2525, कहीं कहीं 2510 मिल जाता है, तो 2525 मानिएगा। कृष्णा 1401 है। महानदी 858 किलोमीटर है। कावेरी आपकी 800 किलोमीटर है। ये GS आपके टेट बस में नहीं और एग्जाम में भी फायदा देगा ये, क्योंकि लेकिन अभी से तैयारी किए रहेंगे टेट का काम हो ही जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता? पृथ्वी का आयु निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज नहीं किया जाता? चंद्रमा का ज्वारीय बल का किया जाता है, महासागरों में लौड़ता किया जाता है, अवसादन किधर किया जाता है? पृथ्वी का आकर्षण बल, इससे कोई लेना देना नहीं है। 105 नंबर देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी, जिसे डेथ वैली बोलते हैं, डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये रिफ्ट घाटी का है। साइलेंट वैली कहाँ पे है? कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है इंडिया में कहाँ पे है। मेयान ज्वालामुखी स्थित है। मेयान ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस की लुजन आइलैंड पर अल्बे प्रेवेंसी में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिवेट ज्वालामुखी है। 107 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किन जिले में
जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक यानी माइका मेखला पाई जाती है। तो ये हजारीबाग, गया और मुंगेर में पाई जाती है। तो अभ्रक उत्पादन में विश्व में भारत प्रथम स्थान है और पूरे विश्व की लगभग 80% माइका यानी अभ्रक का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। और सब भारत में अभ्रक की सबसे बड़ी मेखला हजारीबाग झारखंड में, मुंगेर बिहार जिले में पाई जाती है। मुंगेर बिहार का जानते ही हैं। 108 नंबर देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को क्या कहा जाता है? तो ब्लैक रोलर कहा जाता है। तो यूएसए में जो गर्म, शुष्क, धूल भरी पवन हवा होती है उसे क्या कहते हैं? ब्लैक रोलर कहते हैं। 109 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? लंदन टेम्स होना चाहिए, थेम्स लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पेरिस डेन्यूब, न्यूयॉर्क मिसिसिपी, दिल्ली यमुना। तो गलत कौन सा है? तो आपका बी भी गलत है, सी भी गलत है। तो यहाँ पे आंसर दोनों था। लंदन आपका टेम्स नदी पे है, पेरिस आपका सीन पे है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के है और दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। 110 नंबर देख लेते हैं। वायु की गति सामान्यतः जिस अंत से मापते हैं उसे कहते हैं, उसे एनीमोमीटर कहते हैं। एनीमोमीटर की सहायता से वायु की गति एवं शक्ति को नापा जाता है और बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। स्पीडोमीटर से वाहनों की गति नापी जाती है। इसे आप बाइक वगैरह चलाते हैं, मीटर, 4 व्हीलर में मीटर लिखा रहता है, वो उसे स्पीडोमीटर बोलते हैं। विंड वेन से हवा की दिशा मापी जाती है, किस दिशा में हवा जा रही है। 111 देखते हैं। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में, पहले ही ऑप्शन मिल गया। कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी, एनटीपीसी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन करती है। 112 देखते हैं। बैलाडिला खदान जानी जाती है, तो ये लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। तो बैलाडिला खान या खदान दोनों कहें छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस खान में लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा विद्यमान है। यह खदान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। 113 नंबर देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई थी? तो 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष अधिकरण है। इस सभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी। इस अधिकार पत्र में उद्देशिका के साथ 30 अनुच्छेद भी हैं, ठीक है। 114 नंबर देखते हैं। किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया? तो सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। राजस्थान के नागौर में सबसे पहले लागू हुआ था, ठीक है। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना बलवंत राय मेहता की समिति, जो कि 1957 में बलवंत राय मेहता की कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसी की रिकमेंडेशन यानी सिफारिश पे 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम नागौर राजस्थान में किया गया और 20 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अन्य राज्यों में यह व्यवस्था स्थापित की गई असम, कर्नाटक, तमिलनाडु में 1960 में, महाराष्ट्र 1962 में, गुजरात में 1963 में, पश्चिम बंगाल में 1964 में। 115 नंबर देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो यही पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, जो कि 1992 से 93 के बीच आया था। और इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 क से 244 ड़ तक जोड़ा गया और अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और जिसमें 29 विषयों को शामिल किया गया। आई होप सेशन आपको अच्छा लग रहा हो। अगर लाइक न किया हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर दें। अस्पृश्यता की समाप्ति यानी अस्पृश्यता का अंत संबंध है कौन से अनुच्छेद थे? अनुच्छेद 17 से है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में कहा गया है, ठीक है ना। और भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार में चीज़ें आती हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। वित्त आयोग बहुत फेवरेट है, 280 हो गया। वित्तीय आपातकाल की स्थिति 360 हो गया। संवैधानिक संशोधन 368 हो गया। राज्यसभा आपका 312 हो गया, यानी ए का 4 हो गया और वित्तीय आपातकाल की स्थिति और बी का 1 हो गया। ए का 4, बी का 2, बी का 1 और सी का 2 और डी का 3। तो देख लीजिए किसमें है ये, ए का 4, ए का 4, तो ऑप्शन डी हो गया आपका, ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। 118 नंबर देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई तथा चौड़ाई का उचित अनुपात क्या है? तो 3:2 है, 3:2 है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। संविधान सभा द्वारा इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 119 नंबर देख लेते हैं।
वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो योजना आयोग अब तो है नहीं फिलहाल, योजना आयोग का नाम क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 को ये किया गया था। बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो योजना आयोग का नाम इन्होंने बदल करके नीति आयोग कर दिया। ठीक है, 120 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो भारत के 5 राज्य हैं, जो पश्चिमी बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, और आपका मिज़ोरम हो गया, और त्रिपुरा हो गया, और असम हो गया। और इनकी सीमा क्या होती है, बांग्लादेश से मिलती है। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, लेकिन मणिपुर का नहीं मिलता है। 121 नंबर देख लेते हैं। भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है? बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ। तो चीता लुप्त हो गया है अक्सर, लेकिन चीता को दोबारा से लाया गया है। आप जानते हैं अभी हाल फिलहाल में जानते हैं कूनो नेशनल पार्क वगैरह में आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर में। ठीक है, नामीबियस चीता लाए गए थे। जो एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद भी पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें जीवाणु धूल होते हैं, उसमें विषैले रसायन घुले होते हैं, उसमें खनिज नहीं होते हैं, अम्लीय होता है। वो क्या होता है? अम्लीय होता है। 123 नंबर देख लेते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। 124 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर सही है, वृंदावन मंदिर मथुरा ये भी सही है, जेके मंदिर लखनऊ नहीं, ये कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में है। तो कानपुर के जेके मंदिर निर्मित है। इसकी स्थापना विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, जेके ट्रस्ट द्वारा कराया गया था 1960 में। सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का लैटिन नाम आपका आरम है। क्या है? आरम। बहुमूल्य बहुत कीमती धातु होता है सोना, गोल्ड जिसे बोलते हैं, आप लोग ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं। आरम का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्योदय का चमक। कई बार ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो 14 वर्ष एवं 18 वर्ष। लड़कियों की आयु 14 वर्ष, लड़कों की आयु 18 वर्ष शारदा अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। शारदा अधिनियम बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। और इस अधिनियम को पारित करने में डॉक्टर हरविलास शारदा ने अपना योगदान दिया था। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उस समय तो माता प्रसाद पांडे थे, लेकिन अभी नहीं है। अभी क्या कौन है? हृदय नारायण दीक्षित। ठीक है, खांसी आने लगा। 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया है? तो ये किया गया है, उस समय तो विद्या बालन डर्टी पिक्चर के लिए थी, तो अभी तो ये इरिलीवेंट हो गया, करंट अफेयर से है, तो अभी का देख लीजिएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने विश्व बैंक को साथ $220 मिलियन समझौता किया? ये भी आपका इरिलीवेंट हो गया है, क्योंकि करंट अफेयर इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है। कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है? कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल। इसमें दो ऑप्शन हो जा रहे हैं, इस वजह से सही आंसर नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत वे होते हैं जो लंबे समय तक सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। जैसे ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं, जैसे खनिज तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, जल विद्युत ऊर्जा आदि। गैर परंपरागत ऊर्जा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। देखिए नाभिकीय भी दिया था, सौर भी दिया था, इस वजह से वो हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? तो सैया घाव होने पर घाव को बिस्तर पर स्पर्श न करने के लिए रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है। 132 नंबर देख लेते हैं। गोंद का कलफ किस वस्त्र के प्रयोग में लाया जाता है? ये सूती। तो गोंद का कलफ का प्रयोग सूती वस्त्रों में किया जाता है। 133 देख लेते हैं। टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो ये लार रस में पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार रस में उपस्थित रहता है। यह भोजन को पचाने में सहायक होता है। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज तथा डेक्सट्रिन यानी जटिल शर्करा जिसे बोलते हैं उसमें चेंज कर देता है। और जठर रस में पेप्सिन, रेनिन एवं म्यूसिन नामक एंजाइम रहते हैं। अग्न्याशय रस में ट्रिप्सिन होता है, देख लीजिए। और एमाइलेज एवं लाइपेज नामक एंजाइम होते हैं, जबकि पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता है। पूछ लेगा पित्तरस में कौन सा एंजाइम है, तो कोई नहीं होता है। द्वितीयक रंग हैं, तो द्वितीय वे रंग जिन्हें अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं प्राप्त किया जा सकता है उन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं, और जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है उन्हें अप्राथमिक रंगों से बने रंग क्या होते हैं? द्वितीयक रंग कहलाते हैं। तो नारंगी, बैगनी, पीला ये सब द्वितीयक रंग हैं। नारंगी बैगनी इसमें भी है, नारंगी इसमें भी है, नारंगी इसमें भी, बैगनी भी है,
बैगनी विहित, इसमें कोई आंसर ही इसका नहीं होगा। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। लाल हरा नीला पीला प्राथमिक रंग हैं और नारंगी बैगनी पीला क्या है आपके द्वितीयक रंग हैं। इनमें से एक वेद संगीतमय है। किसी संगीत मतलब गाया जाता है तो वो आपका सामवेद है। सामवेद संगीतमय वेद है। इसकी रचना गायन शैली में की गई है। संगीत शास्त्र की प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक का पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। 136 नंबर देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी गंगा यमुना मैदान में मिलती है। कहाँ पे? गंगा यमुना मैदान में। भारतीय गंगा यमुना के दोआब में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ठीक है। एलोवियल सॉयल। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल परीक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये रसायन फल परीक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो 12 स्वर होते हैं। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं। 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के होता है। ठीक है। 1 KB में 1024 बाइट होते हैं और 1 MB में 1024 KB होते हैं और 1 GB में 1024 MB होते हैं। इतना चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। 30वें ऑस्कर पुरस्कार, ये देखिए आपकी कोई मतलब नहीं है, अभी तो बहुत ज़्यादा चला गया इसका, करंट वाला देख लीजिएगा। 141 कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? कृषि का यांत्रिकरण, उर्वरक का प्रयोग में बढ़ोतरी, जंगल को काटना। जंगल को काटने से कृषि से क्या लेना देना है? ठीक है। 142 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता का सबसे अधिक है? तो मृत सागर जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाता है, 238% पाई जाती है। और सबसे अधिक लवणता तुर्की की वान झील में 330% पाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा, तुर्की की वान झील बहुत ज़्यादा साल्ट होता है, नमकीन टाइप का। IPL किस खेल संबंधित है? तो पता होना चाहिए, क्रिकेट। इस बार का IPL किसने जीता? कमेंट करके बताइएगा। इस बार का IPL कौन सा सीजन था और किसने जीता है? कमेंट करके बताइएगा। कोहली की टीम ने जीता है। आप बताइए किसको हरा के जीता है। भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए? तो ये आपके दिल्ली में आयोजित किए गए थे। एशियाई खेल की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई। प्रथम एशियाई खेल 4 से 11 मार्च 1951 को आयोजित किया गया। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। गलती से क्रिकेट दिया रहे तो क्रिकेट मत लगा देना। किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता? हाइड्रोजन के द्वारा। बाकी सब चीज़ों के द्वारा प्रदूषण हो। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। ये वायुमंडल प्रदूषक होते हैं, जबकि हाइड्रोजन से प्रदूषण नहीं होता। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, फ्यूल कहा जाता है। जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? धुआं, औद्योगिक रसायन। तो औद्योगिक रसायन जलीय प्रदूषण में सबसे, धुआं से कुछ नहीं दिक्कत है जल में। ठीक है। भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण हुई है, तो MIC गैस घटना, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस दुर्घटना, जो कि भोपाल त्रासदी के नाम से जानी जाती है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 भोपाल में हुई थी। अगर 84 जब 83 भी है तो फिर भी मार दीजिएगा सही। ठीक है। इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। और यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पोस्ट साइड प्लांट से बड़ी मात्रा में MIC गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें लगभग 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। 149 नंबर देखते हैं। गत वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी क्योंकि नदियों के तटीय भागों में वन नष्ट हो गए, वन को काट दिए गए। 150 और लास्ट क्वेश्चन। बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से है संबंधित? तो असम से है। असम नहीं, असम से। तो बिहू असम का लोक नृत्य है। इस नृत्य के 3 रूप हैं, बिहाग बिहू, माघ बिहू और काटी बिहू। और पंडवानी छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है। किसका है? छत्तीसगढ़ का पंडवानी है, लोक नृत्य है। और मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का फेमस है। तो इसी के साथ 2013 के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ थे वो आपके समाप्त हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में 2014 में जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसको करा देंगे। 14, 15, 16, 17 फिर 20, 21 तक ऐसे करा देंगे। 4-5 वीडियो में आपकी पूरे PYQ कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही साथ 30 क्वेश्चंस के CDP के अलग से लेकर आएंगे। इंपॉर्टेंट जो पेपर में आने वाले हैं हिंदी के लेकर आएंगे और कुछ सोशल साइंस के लेकर आएंगे। कुछ चीज़ें मैंने PPT बना लिया है चित्र के साथ, बहुत आराम से उसको CDP आराम से समझ में आएगा जिसको समझना आता हो। और कुछ अगर आपकी क्वेरी हो तो बताइए, उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, अपने साथियों को भी चैनल को शेयर करें और व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।